अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको दर्जी बादशाह की कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी कहानी शुरू कर लेते हैं। बहुत अरसा पहले की बात है, किसी मुल्क में एक दर्जी रहता था। दर्जी यूँ तो बड़ा अच्छा इंसान था, मगर उसकी एक आदत बहुत बुरी थी। हर वक्त दूसरों के सामने अपनी बहादुरी जताता और अकड़ता रहता था। एक दिन दर्जी अपनी दुकान में कपड़े सी रहा था कि सड़क पर एक आदमी आवाज़ें लगाता हुआ आया, आम ले लो, मीठे आम। दर्जी को आम बड़े पसंद थे। उसने आम लिए और काट कर खाने लगा। आम की खुशबू सूंघ कर बहुत सी मक्खियाँ भी इकट्ठी हो गई। दर्जी को बड़ा गुस्सा आया। जूता उतार कर उस जोर से मारा कि एक ही वार में 7 मक्खियाँ हलाक हो गई। दर्जी बड़ा खुश हुआ कि एक वार में 7। उसने फौरन अपनी कमीज़ पर धागे से लिखा, एक वार में 7, और कमीज़ पहनकर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए कस्बे में अकड़ कर चलने लगा। फिर उसने सोचा, यहाँ तो सभी मेरी बहादुरी को जानते हैं, मुझे चाहिए कि 7 वाले मुल्क में जाऊं, ताकि वहाँ के लोगों को भी मेरी बहादुरी का इल्म हो सके। बस फिर क्या था, दर्जी ने दुकान को ताला लगाया, बाज़ार से 7 रोटियां खरीदी, जेब में अपना पालतू कबूतर डाला और निकल पड़ा। वो एक जंगल से गुजर रहा था कि उसे एक लंबा तड़ंगा पहलवान नज़र आया। उसके गले में एक बगल मौजूद था। वो एक बुलंद टीले पर बैठा था। दर्जी पहलवान के पास गया और मुँह से मरोड़ कर रोबदार आवाज़ में बोला, क्यों पहलवान, यहाँ क्या कर रहे हो, और ये बगल कैसा है। पहलवान ने गुस्से से दर्जी को गोरा। फिर जूं ही उसकी नज़र कमीज़ पर लिखे एक वार में 7 पर पड़ी तो वो हैरत ज़दा रह गया और सोचने लगा, जो आदमी एक वार में 7 को मार देता है वो किस कदर बहादुर पहलवान होगा। पहलवान ने कहा, तुम भी यकीनन कोई पहलवान हो। ये बगल जो मेरे पास है जादू का बगल है, और जब इसे बजाया जाता है तो इससे फौजें निकलने लगती है। दर्जी ने बोला, तुम ये बगल मेरे हवाले कर दो। तुम्हें बगल हासिल करने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। पहलवान ने यह कहा और एक पत्थर उठाकर हवा में इतना ऊंचा फेंका कि पत्थर नज़रों से ओझल हो गया। पहलवान बोला, अगर तुम इससे ऊंचा पत्थर फेंक सको तो बगल तुम्हारा। ये भी कोई काम है, दर्जी ने कहका लगा कर कहा, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो इस ताकत से पत्थर फेंकूंगा कि वो वापस ही नहीं आएगा। इस दौरान पहलवान का फेंका पत्थर वापस ज़मीन पर आ गिरा था। दर्जी पत्थर उठाने के बहाने झुका और बड़ी होशियारी से अपनी जेब से कबूतर निकालकर हवा में उछाल दिया। कबूतर को आज़ादी मिली तो वो ऊपर उड़ता चला गया और नज़रों से गायब हो गया। पहलवान ने बड़ी देर तक पत्थर के वापस आने का इंतज़ार किया, मगर वो पत्थर होता तो दोबारा ज़मीन पर गिरता। अब तो पहलवान घबरा गया कि यह शख्स तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पहलवान है। उसने फ़ौरन बगल दर्जी के हवाले कर दिया। दर्जी अकड़ता हुआ वहाँ से चल दिया। कुछ आगे गया तो एक और पहलवान नज़र आया। ये पहले से भी ज़्यादा ताकतवर नज़र आता था। उसके हाथ में 2 सुर्ख सेब थे। दर्जी ने पूछा, तुम सेब खाते क्यों नहीं, हाथ में लिए क्यों बैठे हो। पहलवान ने बताया कि ये ख़ास किस्म के सेब हैं, जो भी इनको खाएगा उनकी शक्ल मेंढक जैसी हो जाएगी। दर्जी ने फ़ौरन मुतालबा कर दिया कि सेब मेरे हवाले कर दो। पहलवान बोला, सेब हासिल करने के लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। मैं ये सामने वाला दरख्त टक्कर मार कर गिरा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो। दर्जी ने इधर उधर देखा। कुछ फासले पर एक बहुत मोटे तने वाला दरख्त था। दर्जी बोला, पहलवान, पहले तुम इस दरख्त को टक्कर मार कर गिराओ, फिर मैं इससे भी बड़ा दरख्त गिरा के दिखाऊंगा। अरे मैं तो एक वार में 7 हलाक कर देता हूँ, ये दरख्त भला क्या चीज़ है। अब पहलवान ने कमीज़ पर लिखी इबारत पढ़ी और दिल में सोचा, ये वाकई ताकतवर पहलवान लगता है। बहरहाल वो उठा, दूर से भैंसे की तरह दौड़ा और मोटे दरख्त को टक्कर मार दी। बड़ी ज़ोरदार टक्कर थी, लेकिन दरख्त भी बहुत मजबूत था। गिरा नहीं, बस लरज़ कर रह गया। दर्जी ने कहका लगा कर कहा, बस यही है तुम्हारी ताकत, चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, दूसरी टक्कर में इसे गिरा कर दिखाओ। पहलवान को गुस्सा आ गया। अब उसने पूरी ताकत से टक्कर मारी। दरख्त बुरी तरह से हिल गया, मगर गिरा नहीं।
दर्जी बोला, वाह, 2 टुकड़ों में ये मामूली दरख्त नहीं गिरा सके। लो अब मेरी ताकत देखो, यही दरख्त एक टक्कर में गिरा दूंगा। दर्जी ने दरख्त को जोर से धक्का दिया। पहलवान की टक्करों से दरख्त की जड़ें उखड़ चुकी थी और वो गिरने को था। दर्जी के धक्के से वो गिर गया। पहलवान ने ये देखा तो फौरन दर्जी को अपना उस्ताद तस्लीम कर लिया और दोनों सेब उसके हवाले कर दिए। दर्जी ने कहा, ये तो बताओ, ये सेब खाने से जिसकी शक्ल मेंढक की हो जाती है वो ठीक किस तरह होता है? जिस दरख्त पर सेब लगते हैं उसके पत्ते खाने से दोबारा इंसानी शक्ल मिल जाती है, पहलवान ने कहा। दर्जी ने कड़क कर कहा, क्या तुम्हारे पास वो पत्ते हैं? जी उस्ताद जी, पहलवान बोला और जेब से पत्ते निकालकर दर्जी के हवाले कर दिए। दर्जी ने मूंछों को मरोड़ा और अकड़ता हुआ आगे चल दिया। अब दोपहर होने वाली थी। दर्जी ने सोचा किसी जगह बैठकर खाना खाना चाहिए। एक जगह इसको कुआं नजर आया। दर्जी वहां बैठ गया और तेली से रोटियां निकालकर सामने रख ली और बोला, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या 7 ही खा जाऊं। इत्तेफाक की बात है, इस कुएं में 7 बुतनियाँ रहती थी। उन्होंने जब ये सुना तो घबरा गई कि इस आदमजात को कैसे पता चल गया कि हम यहाँ रहती हैं। एक बुतनी ने गर्दन बाहर निकाल कर देखा। इसकी नज़र कमीज पर लिखे अखबार में 7 पर पड़ी और साथ ही उसने गले में लटकता बगल भी देखा। बुतनी बागी वापस अपनी बहनों के पास आई और अपनी बहनों से बोली, अरे वो तो बड़ा ही ताकतवर इंसान है, एक बार में 7 को हलाक कर देता है। उसने तो जंगल के पहलवान से बगल भी छीन लिया है। हाय, दूसरी बोतनी बोली, अब क्या करे, ये हमें कच्चा चबा जाएगा। तीसरी बोतनी ने कहा, अब एक ही सूरत है जान बचाने की, हमारे पास जो तिलिस्म बटवा है वो इस इंसान के हवाले कर देते हैं, वो हमारी जान बख्श देगा। 2 बुतनियाँ हाथ बांधकर दर्जी के सामने हाजिर हो गई। दर्जी ने भयानक शक्ल वाली बोतनियाँ देखी तो दिल में बहुत डरा, मगर ऊपर से लापरवाह बना रहा और बोला, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या 7 ही खा जाऊं। ये सुनते ही बुतनियाँ दर्जी के कदमों में गिर पड़ी। तिलिस्मी बटवा उसके हवाले कर दिया और बोली, ए इंसान, हमारी जान बख्श दे और ये बटवा ले ले। इस बटवे की ख़ास बात यह है कि ये कभी अशरफियों से खाली नहीं होता। दर्जी ने बटवा जेब में डाला और रौबदार आवाज़ में बोला, वादा करो आइंदा इस जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को तंग नहीं करोगी। बुतनियों ने फ़ौरन वादा कर लिया और दर्जी आगे चल दिया। 3 दिन के सफ़र के बाद दर्जी दूसरे मुल्क में जा पहुंचा। लोगों ने जब एक बार में 7 पढ़ा तो समझे ये बड़ा ताकतवर इंसान है। चुनांचे दर्जी जिधर से भी गुजरता लोग अदब से एक तरफ हो जाते। एक दिन दर्जी टहलते टहलते बादशाह के महल की तरफ जा निकला। शाम का वक्त था और शहजादी महल की छत से शहर का नज़ारा कर रही थी। बड़ी ही खूबसूरत शहजादी थी, जैसे गुलाब का फूल। दर्जी ने शहजादी को देखा तो इससे शादी करने का इरादा किया। अगले रोज़ दरबार में जा पहुंचा और बादशाह से कहा कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। बादशाह ने एक बार में 7 पढ़ा तो समझा बड़ा दलेर इंसान है, लिहाजा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। कहने लगा, तुम्हारे पास कोई ख़ास चीज़ है जो हमारे पास नहीं? अगर ऐसा है तो हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कर देंगे। दर्जी ने झट बगल पेश कर दिया। बादशाह ने उलट पुलट कर देखा और नाराज़गी से बोला, ये तो एक आम सा बगल है। नहीं जनाब, दर्जी ने कहा, यह तिलिस्मी बगल है, इसे बजाने पर इसके अंदर से फौजी निकलने लगती है। ये कहकर दर्जी ने बादशाह से बगल लिया और बजाने लगा। धड़ाधड़ फौजी बगल से निकलने लगे, हत्ता के दरबार कशाकश भर गया। बादशाह चिल्लाया, बस बस, मुझे यकीन आ गया है कि यह बड़ा कीमती बगल है। दर्जी ने बगल बजाना बंद कर दिया और बोला, चलो फौजियों, वापस बगल के अंदर। सारे फौजी बगल में चले गए। बादशाह अपनी बेटी की शादी दर्जी से नहीं करना चाहता था, मगर इनकार भी नहीं कर सकता था। डर रहा था कि इनकार करने पर दर्जी गुस्से में आकर फौजों से इसके मुल्क की ईंट से ईंट बजा देगा। बहाना करके बोला, ये बगल तो ठीक है, मगर इससे दौलत तो हासिल नहीं की जा सकती, और दौलत के बगैर तुम मेरी बेटी को कैसे खुश रख सकोगे। दर्जी ने झट बटुआ निकाला और अशरफियाँ निकाल कर फर्श पर फेंकने लगा। फर्श पर सोने की अशरफियों का एक ऊंचा ढेर बन गया, मगर बटुए से अशरफियाँ निकलती रही थी। दर्जी ने कहा, जनाब, मैं इस बटुए से इतनी दौलत निकाल सकता हूँ कि आपका पूरा मुल्क खरीद लूँगा। बादशाह परेशान हो गया कि अब क्या करे। उसने दर्जी को अगले दिन आने को कहा। दर्जी चला गया तो बादशाह ने वज़ीर आज़म से कहा, मैं इससे अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, लेकिन इनकार की हिम्मत भी नहीं।
تم ہی کوئی ایسی تصویر سوچو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وزیر اعظم بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے سوچ کر رکھا تھا کہ شہزادی کی شادی اس کے بیٹے سے ہوگی اور اس طرح تخت بھی اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ فوراً بولا، جناب اسے جنگل کے خونخوار گینڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دے۔ یقیناً گینڈا اسے مار دے گا، وہ تو سپاہیوں کے پورے دستے سے بھی قابو میں نہیں آتا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بادشاہ خوش ہو گیا، لیکن اسے بھیجنے سے پہلے بغل اور بٹوا کسی طرح ہتھیار لینا چاہیے۔ اس کام کے لیے شہزادی مناسب رہے گی، وزیر اعظم نے کہا۔ اگلے دن جب درزی دربار میں آیا تو شہزادی بھی موجود تھی۔ بادشاہ نے گینڈے کو قابو کر کے لانے کی شرط پیش کی تو درزی فوراً رضامند ہو گیا اور کہنے لگا، جناب کئی گینڈے تو میں نے مکہ مار کر ہی ہلاک کر دیے ہیں، یہ میرے لیے نئی بات نہیں۔ شہزادی بولی، اے بہادر انسان، ہم نے سنا ہے تمہارے پاس جادوئی بغل اور بٹوا ہے، وہ ہمیں دے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جنگل میں کہیں گر جائے، ہمارے پاس حفاظت سے رہے گا۔ درزی نے جٹ بغل اور بٹوا شہزادی کو دے دیا اور رسا اور تلوار لے کر جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی گینڈے کا اس سے سامنا ہو گیا۔ گینڈا دہاڑتا وہ اس کی طرف لپکا تاکہ اسے کچل دے۔ درزی جلدی سے ایک طرف ہو گیا، گینڈا اپنے ہی زور میں آگے نکل گیا۔ اب درزی ایک موٹے تنے والے درخت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور چیخنے لگا، آؤ آؤ گینڈے آؤ، میں تمہیں پالتو خچر کی طرح سیدھا کر کے تم پر سواری کروں گا۔ گینڈا غصے میں بھاگتا ہوا آیا تو درزی نے درخت کے سامنے سے ہٹ گیا۔ گینڈے کا سر درخت سے ٹکرایا اور اس کا سینگ درخت میں پھنس گیا۔ گینڈے نے سینگ نکالنے کے لیے زور لگایا مگر ناکام رہا۔ درزی نے کہکے لگاتے ہوئے کہا، کیوں بیٹا، بڑے شاہ زور بنتے تھے، آ گئے نا قابو میں، ابھی تمہیں سیدھا کرتا ہوں۔ درزی نے رسے سے باندھ کر گینڈے کی پٹائی شروع کر دی۔ گینڈا جب بالکل بے دم ہو گیا تو درزی نے تلوار سے اس کا درخت میں پھنسا سینگ کاٹ ڈالا اور اس پر سوار ہو کر شہر کی طرف چل دیا۔ گینڈا مار کھا کر ادمغا ہوا گیا تھا اور بڑی شرافت سے چل رہا تھا۔ درزی گینڈے پر سوار بادشاہ کے دربار پہنچا تو ہر طرف شور مچ گیا۔ بادشاہ، شہزادی اور وزیر دنگ رہ گئے۔ وہ گینڈا جس نے کئی سال سے تباہی مچا رکھی تھی، اس سے درزی نے چند گھنٹوں میں سیدھا کر دیا تھا، لیکن بادشاہ اب بھی شہزادی کی شادی پر رضامند نہ ہوا تھا۔ اس نے ٹال مٹول کر کے درزی کو واپس بھیج دیا۔ درزی سمجھ گیا کہ بادشاہ اور شہزادی نے چالاکی سے کام لے کر اس سے دونوں طلسمی تحفے ہتھیار لیے ہیں اور اب اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں۔ خیر وہ بھی ہار ماننے والا نہیں ہے۔ اس نے ایک مالی کا روپ دھارا، بازار سے سرخ سیب خریدے، انہیں ایک ٹوکرے میں خوبصورتی سے سجایا اور سب سے اوپر دونوں طلسمی سیب رکھ کر دربار کی طرف چل دیا۔ اس نے دربار میں پیش ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، غلام کے باغ کے یہ سیب روئی کی طرح نرم اور شہد کی طرح میٹھے ہیں، میں انہیں خاص طور پر حضور کی خدمت میں بطور تحفہ لایا ہوں، ذرا چکھ کر دیکھیں۔ درزی نے ایک طلسمی سیب کاٹ کر اس کا آدھا حصہ بادشاہ کو اور شہزادی کو دیا۔ سیب کھاتے ہی دونوں کی شکلیں مینڈک کی بن گئی۔ درزی مالک کا بیس بدل کر اپنے اصل روپ میں آ گیا اور کہکا لگا کر بولا، اب تم ہمیشہ مینڈک کی شکل والے بنے رہو گے، تمہاری وعدہ خلافی اور دھوکہ دہی کا یہی انجام ہے۔ بادشاہ اور شہزادی نے جب اپنی بگڑی شکلیں دیکھی تو لگے درزی کی منت سماجت کرنے۔ اب درزی کے اکڑنے کی باری تھی۔ وہ بولا، پہلے میرا بغل اور بٹوا نکالو، اس کے بعد دوسری بات ہوگی۔ شہزادی نے فوراً دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دی۔ بادشاہ بولا، اب تم ہماری شکلیں ٹھیک کر دو۔ اوہو، اتنی جلدی بھی کیا ہے حضور؟ درزی نے ہنس کر کہا، پہلے پکا وعدہ تو کیجیے کہ شہزادی کی شادی مجھ سے کریں گے۔ بادشاہ پھنس چکا تھا، ہمیں بھری۔ درزی نے جٹ پتے نکالے اور دونوں کو کھلا دیے۔ پتے کھاتے ہی شہزادی اور بادشاہ کی شکلیں انسانوں جیسی ہو گئی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ کل ایک بار میں 7 کو ہلاک کرنے والے پہلوان اور شہزادی کی شادی ہوگی۔ اب درزی کے دن پھر چکے تھے۔ شہزادی سے شادی کے بعد بادشاہ سلامت نے تخت و تاج بھی اس کے حوالے کر دیا تھا۔ کئی برس تک درزی بادشاہ بڑے مزے سے ملک پر حکومت کرتا رہا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ For more interesting videos, subscribe to our channel and press the bell icon.